वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई। बच्चों बस इतना बताऊंगा इस वीडियो के बारे में कि इसके अंदर क्या है। भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए एग्जाम से पहले ब्रह्मास्त्र का काम करेगी बच्चों। इसके अंदर मैंने क्लास 12 मैथ के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर दिए हैं बच्चों। तो मैं नाम पहले ले चुका हूं वीडियो का, ब्रह्मास्त्र वीडियो बच्चों। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा और सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्वेश्चन है पहला, लेट ए इज इक्वल टू, बच्चों एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 3 ABC, देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछे हैं। तो इसका मतलब इसके कितने अलग अलग रिलेशन बनेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, यानी कि यहां पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन भी कह सकते हो। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का एक फॉर्मूला होता है 2n²। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है? 3। तो ये हो जाएगा 2⁻³ का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया 2⁻9, ये हो गया 512। बच्चों ये सारी क्वेश्चन मैंने रिलेशन फंक्शन से लिख रखे हैं जो 1 और 2 मार्क्स में बनते हैं। पहले मैं वो करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो 2⁻n², 3 का स्क्वायर 9, 512, इतना क्लियर है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और बता दूं बेटा, ये तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला है 2⁻n²। ऐसी अगर वो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछता तो इसका फॉर्मूला होता है 2⁻n² - n। नोट कर लेना बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2⁻n² - n। और अगर वो पूछता टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो प्यारे बच्चों में इधर लिख देता हूं सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का 2⁻n² + n/2। तो भाई कुछ भी पूछ सकता है वो, लेकिन फॉर्मूले तुम लोग ध्यान रखना और सीधे सीधे अप्लाई कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भाई इस क्वेश्चन के बारे में मैं क्या ही बोलूं। ये क्वेश्चन है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन है बेटा, लेट R एक रिलेशन है A, B इस तरीके से है कि 4 डिवाइड्स A - B, यानी कि 4 इसके डिफरेंस को डिवाइड दे देता है। तो तुमसे कह रहा है Bn इक्विवेलेंस रिलेशन, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट Z मतलब इंटीजर पर बेटा। तो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 0, तो 0 के इक्विवेलेंस क्लास लिखो। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मैं बताता हूं इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखी जाती है। देखो जो ये क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है बच्चों, जब भी इक्विवेलेंस की बात आती है तो ऑर्डर्ड पेयर में जो रेंज वाला पार्ट होता है, ये डोमेन ये रेंज, तो रेंज वाला जो पार्ट होता है वो हमारा इक्विवेलेंस क्लास का जो एलिमेंट है वो हो जाता है। तो मैं इसको लिख लूंगा A, 0। अगर मैं 1 की इक्विवेलेंस लिखता तो ये हो जाता A, 1। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? याद रखना इक्विवेलेंस क्लास अगर पूछ रहा है तो जो B वाला पार्ट होता है रेंज वाला ऑर्डर्ड पेयर का, वो इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट हो जाता है बेटा। इतना क्लियर है? तो मैं कह सकता हूं A, 0 इस रिलेशन में लाई कर रहा है और जिसमें A किसे बिलोंग कर रहा है बच्चों? इंटीजर को। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, A, 0 यहां पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा A - 0। तो A - 0 इज डिविजिबल बाई 4। किससे डिवाइड हो रहा है बच्चों? 4 से। भाई 4 ही तो डिवाइड कर रहा है। तो और जहां A किसे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। अब देखो, अब ये वैल्यू 4 से तभी डिविजिबल हो सकती है जब ये वाला नंबर 4 से डिविजिबल हो, क्योंकि 0 तो हट जाएगा बेटा। और अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 4 से डिविजिबल माना जाएगा। बहुत ध्यान से समझना बेटा, 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास के। तो प्यारे बच्चों, तो A इंटीजर है और A इंटीजर इस तरीके से लेना है तुम्हें कि वो क्या कर रहा हो, 4 डिवाइड कर रहा हो A को। तो तुम कहोगे भैया वो नंबर हो जाएंगे आपके 0। तुम A की जगह 0 ले सकते हो, A की जगह इंटीजर 0 ले सकते हो, तो भी 0 - 0 4 से डिविजिबल होगा। तुम कहोगे भैया आप 4 भी तो ले सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि 4 - 0 4 से डिविजिबल है। तुम माइनस का 4 भी ले सकते हो क्योंकि ये इंटीजर है। तो तुम 4 मत लिखना, +-4 लिखना। और क्या क्या ले सकते हो जिससे 4 से डिविजिबल हो? समझ में आ गया होगा भाई, तगड़े लेवल पे क्लियर कर दिया मैंने इक्विवेलेंस क्लास। तो देखो +-8 ले सकते हो, +-12 ले सकते हो,
+-16 इस तरीके से ये चलता जाएगा। यही इसकी क्या होगी बच्चों, इक्विवेलेंस क्लास। तो छोड़ना मत इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ द सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, अगर सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में 6 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। बच्चों ये बात कर रहा है 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग की, मतलब वो ये बात कर रहा है बाइजेक्टिव फंक्शन की। किसकी, बाइजेक्टिव। अब प्यारे बच्चों जरा गौर से देखना, यहां पर सेट ए में कितने एलिमेंट है, 5। मैं इधर लिखता हूं बेटा, सेट ए में 5 एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है बच्चों, सेट बी में एलिमेंट है 6। अब ध्यान से देखना भाई, अब वो क्या कह रहा है, फ्रॉम ए टू बी, यानी एक फंक्शन डिफाइन है, एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है बेटा ए टू बी में। तो अब वो तुमसे जानना चाह रहा है, बताओ टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बात कान में डाल लेना अपने, अगर ए टू बी तुम्हें डोमेन, ये डोमेन हो गई, ये कोडोमेन हो गई, अगर डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट अलग अलग होते हैं तो ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन हमेशा 0 होते हैं। बच्चों ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, आंसर तुम्हें 0 पर टिक लगाना है, ये बात भूलना मत। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग है तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग हमेशा 0 होती है बाइजेक्टिव की, क्योंकि इस कंडीशन में या तो 1 1 0 होते हैं या ऑन टू 0 होते हैं, जबकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों का होना जरूरी होता है। तो बच्चों क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट ई में इतने एलिमेंट है, सेट बी में इतने एलिमेंट है, भाई इसमें n एलिमेंट है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ सरजेक्शन, सरजेक्शन को हम ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं भाई। अब देखो ऐसे क्वेश्चन है बेटा, अगर एग्जाम में आ गए तो एक बात बता देता हूं, बहुत ना कि बराबर बच्चे इनको अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो बट तुम कर पाओगे, जरूर कर पाओगे बच्चों। तो देखो इस कंडीशन में ए टू बी है, यहां भी ए टू बी है, तो यहां देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है, n, सेट बी में कितने एलिमेंट है बच्चों, 2, और अब मुझे बताने हैं टोटल नंबर ऑफ सरजेक्शंस, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। क्या बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू निकालने हो, सरजेक्टिव निकालने हो, तो पहले तुम्हें यह देखना होगा कि कोडोमेन में कम एलिमेंट है कि डोमेन में, तो कोडोमेन में कम होने चाहिए हो या कम है, और डोमेन में ज्यादा है तो पॉसिबल है बेटा, अगर इधर ज्यादा होते इधर कम होते तो 0 हो जाते। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा MCN और M फैक्टोरियल बेटा, सॉरी N फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो MCN, M सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, n, CN, N सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 और इंटू 2 फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों ये होता है फॉर्मूला, याद रखना, इसको भूलना मत। अगर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, थोड़े से अलग क्वेश्चन जरूर है, बट मैंने क्या बताया, सारी चीजें ऐसी होंगी जो सीखने वाली होंगी, सीधे एग्जाम में आने वाली होगी, बहुत ध्यान से समझ के चलना। तो इतनी बात क्लियर। तो मेरे यहां से बेटा 1-2 नंबर वाले वो क्वेश्चन कवर करवा दिए जो शायद तुमने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट। ये क्वेश्चन रिलेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। मैं इस क्वेश्चन के द्वारा तुम्हें लिखने का मेथड बताऊंगा, हाउ टू राइट द रिलेशंस या हाउ टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ रिलेशन। और मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन ले रखा है बेटा जो इंपॉर्टेंट रहता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो देखो बच्चों, लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी अ रिलेशन ऑन सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाई ए बी का रिलेशन सी डी से। ए बी का रिलेशन किससे है बच्चों, सी डी से। इस प्रकार है कि ए डी इक्वल बी सी। अब इसको ध्यान से रीड करना, ए डी, ए मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट ए डी, और इस ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई का रिलेशन लिख रहा है बेटा। फॉर ऑल ए बी सी डी दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं,
एन क्रॉस एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग कर रहे हैं बच्चों। तो अब देखो, तो शो करके दिखाओ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। मैंने थोड़ा टाइम की बचत करने के लिए बच्चों पहले से सॉल्व कर रखा है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, अच्छी तरह पूरा समझाऊंगा, लिखते कैसे पूरी तरह बताऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो बच्चों रिफ्लेक्सिव में सभी अच्छी तरह जानते हैं कि डबलेट्स आते हैं बेटा, ए कॉमा ए, पर यहां समस्या ये है कि यहां पर एक ही जगह पूरा एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरे एक ही जगह एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है बच्चों, इस पूरे को ए लेट करना है। ये एक पूरा ए है, ये दूसरा ए है, तो ए कॉमा ए की कंडीशन ही माननी है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने बोला कि ए, ये पूरा ए हो गया, ए इसमें लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर है, ए क्या है, नेचुरल नंबर है। तो मैंने इसको क्या किया, यहां पर पुट कर दिया बच्चों इस जगह, तो इधर भी ए बी, इधर भी ए बी, क्योंकि मैंने क्या बोला, ए कॉमा ए होता है, तो सेम सेम लेंगे ए बी और ए बी। तो बच्चों, तो मल्टीप्लाई में लिखो वैल्यू, तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो यहां भी ए बी, यहां भी ए बी, तो मैंने क्या लिया, ए बी ले लिया बेटा। और इधर क्या आएगा, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, तो बी ए, तो ए बी किसके इक्वल आ गया, बी ए के। तो क्या मुझे एक बात बताना, क्या ए बी ए के बराबर हो सकता है? तुम कहोगे बिल्कुल हो सकता है भैया, तो हो सकता है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब इसके अंदर सारे के सारे डबलेट्स लाई करेंगे, बस इतना लिखना होता है। तो ए बी का रिलेशन ए बी से होगा, तो इस प्रकार ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। कुछ बकवास नहीं लिखनी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें एग्जाम्पल लिख दो अपनी तरफ से, देयर इज नो नीड टू राइट द एग्जाम्पल। कुछ नहीं बेटा, इतना लिख दिया सफिशिएंट है, पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखो बेटा, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो वही लगा रहा हूं बच्चों। देखो मैंने पूरा ए लिया, ये बी लिया, तो ए कॉमा बी, तो एन क्रॉस एन हो गया बेटा। अब इसका रिलेशन तो देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा, ए कॉमा बी पहले से होता है उसमें, फिर बी कॉमा ए को दिखाना पड़ता है। तो मैंने मान लिया ये पहले से है इसमें बेटा, ए बी का रिलेशन सी डी से है, तो तुम क्या लिखोगे, ए डी इक्वल में बी सी लिख सकता हूं बेटा। अब प्यारे बच्चों, तुम अच्छी तरह जानते हो, अब तुम्हें दिखाना होगा सी डी इधर, ए बी इधर, यानी जब सी डी इधर लिखोगी, ए बी इधर, तो तुम्हें क्या लिखना होगा, सी इंटू बी और D इंटू ए, वो ही लिखा है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए डी बी सी के इक्वल है, तो क्या सी बी डी ए के इक्वल नहीं हो सकता? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, वही सेम नंबर है। तो इसका मतलब ए बी सी डी है, तो सी डी ए बी भी होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये सिमेट्रिक भी है। बहुत आसान होते हैं। कुछ बच्चे लिखना नहीं आता है, सिर्फ इस वजह से ऐसे क्वेश्चन छोड़ आते हैं। प्यारे बच्चों बहुत आसान होते हैं, आराम से तुम्हें समझ में आ गया होगा। बस ये देखना है रिलेशन कि इन ऑर्डर पेयर का कैसे रिलेशन है। फर्स्ट का लास्ट से है ए डी और सेकंड का इससे है बच्चों बी सी, बस वही ब्रैकेट से लिखना होता है, बिल्कुल आसान है। ऐसी मैं बता रहा हूं इसका ट्रांजिटिव, तो बहुत ध्यान। और ट्रांजिटिव के लिए मैं बता देता हूं बच्चों, रूल होता है ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैंने बोला था यहां पर एक लेटर के लिए एक पूरा ऑर्डर पेयर आ रहा है, ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी का वैल्यू ई एफ हो गया, और ये तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर हमें कहां से लेने हैं, एन क्रॉस एन से। अब रिलेशन हम सेटिस्फाई कराएंगे बेटा, ए बी का सी डी से, तो ए का डी से और बी का सी से, यही करना था बच्चों। ऐसी सेम इसका सी का एफ से, डी का ई से। यार बहुत आसान है, घबराओ मत। अब देखो, अब मुझे क्या दिखाना है, एक मिनट बेटा, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं तुम्हें बताता हूँ अब आगे कैसे करोगे। तो ए बी और सी डी तो है, अब मुझे दिखाना है बच्चों क्या, ए सी है, तो ए का वैल्यू ये आएगा पूरा और सी का वैल्यू ई एफ आएगा। तो गौर से समझना बच्चों, मुझे ये और ये बचाना है, तो इसके लिए मैं काम करता हूं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलएचएस का एलएचएस से, आरएचएस का आरएचएस से। क्लियर हो रहा है? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों? यस, डी से डी, सी से सी, तो ए डॉट एफ इक्वल में बी डॉट ई। प्यारे बच्चों मैच कर लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखो इसका फर्स्ट और इसका कौन सा, देखो ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, क्या ले रहा था वो, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। तो यहां पर हम ले लेंगे क्या, ए कॉमा बी है भाई, इसको तुम आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, तो देखो ए बी है, सी डी है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होगा। तो ए का वैल्यू पूरा हो रहा है भाई, ए बी और का रिलेशन किससे लिखोगे तुम बच्चों, ई एफ से। चेक कर लो, तो ये हो गया बच्चों ए सी। तो ए बी है और बी सी है, तो ए सी भी है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा,
देयरफॉर, बहुत ध्यान से समझ लेना, थोड़ी मुश्किल आएगी लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया इस रिलेशन से इजीली कर सकते हो। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्लियर है बच्चों, फालतू क्वेश्चन नहीं होगा इस वीडियो के अंदर। बच्चों ने बोला था कि इन चैप्टर में डाउट है, डाउट के बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है, सबके लिए वीडियो ये दमदार है बच्चों। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं रिलेशन का, ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो बहुत ध्यान से समझना और इसके द्वारा अच्छी तरह क्लियर करना लिखने का मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन आ गया, छोड़ोगे नहीं तुम रिलेशन से। तो देखो बच्चों, R इज इक्वल टू ए बी, कोई ऑर्डर पेयर है बेटा, और 4 डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को, यानी इनके डिफरेंस को 4 डिवाइड कर रहा है। और ए बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को, जेड मतलब इंटीजर। तो बच्चों सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, मैं कहूंगा कि ए एक इंटीजर है बेटा, ए क्या है बच्चों, इंटीजर है। बहुत ध्यान से समझना, सामने पूरा सॉल्व बताऊंगा बच्चों इसका। तो ए एक इंटीजर है, तो तुम लोग जानते हो बेटा ए का रिलेशन मैं किससे लिखूंगा, ए से ही लिखूंगा, क्योंकि इसमें डबलेट्स आते हैं। और जब ए का रिलेशन ए से होगा तो यहां पर ए का वैल्यू भी ए आएगा और बी का वैल्यू भी ए आएगा। तो मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कि a माइनस ए, और a माइनस ए कितना आएगा, 0 आएगा, और तुम लिख दोगे विच इज डिविजिबल बाई 4। तो प्यारे बच्चों कोई भी नंबर उठा लीजिए इंटीजर्स और तुम उसको यहां पर पुट कर दीजिए और एक जैसा हो a कॉमा ए, तो वो हमेशा आंसर देगा 0, और 0 इज डिविजिबल बाई 4 ये लिखना है। तो तुम लिख सकते हो विच इज इंप्लाइज दैट इसमें a कॉमा ए आएंगे ही आएंगे बेटा, यानी इसमें डबलेट्स लाई करेंगे। a कोई इंटीजर था तो a का रिलेशन हमें a से डिफाइन करना होता है रिफ्लेक्सिव में, तो मैंने a और b दोनों का वैल्यू a रखा, माइनस करने पर 0 आया, और वो नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल है। तो अब तुम कोई भी इंटीजर रख लो यहां पर एक जैसा, तो वो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये होगा इसमें डबलेट्स होंगे, तो सभी इंटीजर के डबलेट होंगे। तो तुम लिख दोगे बेटा देयरफॉर, कोई टेंशन नहीं आएगी बच्चों लिखने में, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी तुम्हारा दोस्त परेशान हो रिलेशन और इन बातों को लेकर तुरंत शेयर कर देना बच्चों, लाइक कमेंट करना ना भूलना भाई की वीडियो के लिए। तो देखो इतना क्लियर है। अब तुम लिखोगे बच्चों फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बच्चों, अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या लिखोगे तुम लोग यहां पर, तो मैंने क्या बोला ए बी तो है इसमें, तो मैं लिखूंगा यहां पे ए बी है, ए बी बच्चों है इसमें, किस में है, रिलेशन में है, और ए और बी दोनों किसे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर को। तो ए बी है तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए माइनस बी 4 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो कुछ ना कुछ टाइम्स डिविजिबल होगा, तो तुम लिखोगे a माइनस बी इक्वल में 4 लैम्डा। अब बच्चों तुम अच्छी तरह जानते हो अगर a माइनस बी 4 लैम्डा है तो b माइनस ए ये भी तो कुछ नेगेटिव ही तो आएगा, अगर ये पॉजिटिव 4 लैम्डा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस का 4 लैम्डा। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, तो प्यारे बच्चों ये भी नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है, तो अगर उसमें ए बी है तो बी ए भी होगा, बस ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब वो क्या होगा, वो भी 4 से डिविजिबल होगा, तो तुम लिख सकते हो कि इसके अंदर बी ए भी होगा। तो इट इज सिमेट्रिक। अरे भाई थोड़ा सा फील लाओ, फील लाने के लिए समझा रहा हूं, और केवल लिखना है यार, कुछ नहीं करना, घबराओ मत रिलेशन को लेकर। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ये कैसा रिलेशन है बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं इधर लिख रहा हूं ट्रांजिटिव, क्लियर, क्या लिखूंगा, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में सबसे पहले ए बी बी सी है, ए बी है और क्या है बच्चों, बी सी है, ए बी है बी सी है, सॉरी इस लाइन को थोड़ा सा मैं हटाता हूं इधर, ए बी है और क्या है बच्चों, बी सी। तो बहुत ध्यान से समझना, ए बी और बी सी तो है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, विच इज इंप्लाइज दैट ए माइनस बी, यानी मान लो बेटा ये 4 लैम्डा आ रहा है, अगर ए बी है तो ए माइनस बी 4 लैम्डा हो गया, यानी ए माइनस बी 4 से डिविजिबल है, और बी माइनस सी ये भी 4 से डिविजिबल है, पर ये कुछ और टाइम्स जाएगा। तो बच्चों जब ए बी डिविजिबल है, बी सी डिविजिबल है, तो क्या ए सी भी डिविजिबल होगा, चेक करते हैं। इसे लेट कर लो फर्स्ट, इसे लेट कर लो सेकंड, दोनों को कर दो प्लस, तो बच्चों बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस सी इक्वल में आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस म्यू, चेक कर लो, यानी कि आ तो 4 ही रहा है बच्चों, ये तो कोई कांस्टेंट है मान लो, लेकिन 4 से क्या हो रहा है, डिविजिबल। तो बच्चों a माइनस बी 4 से डिविजिबल था,
b माइनस सी 4 से डिविजिबल है तो a माइनस सी भी 4 से डिविजिबल होगा। कहने का क्या मतलब है, कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं बेटा कि इसमें AC भी होगा, तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। बताओ क्या दिक्कत है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए रिलेशन से, लिखने में गड़बड़ी नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन को, स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है देखो। सिर्फ इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन है जो थोड़े से बच्चों को दिक्कत दे सकते हैं। बात समझ रहे हो ना, क्वेश्चन से ही पहचान लो। क्वेश्चन है f such that real to this number, और तुम्हें प्रूव करना है बच्चों ये जो फंक्शन है ये 1 1 on 2 है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 1 1 on 2 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। अगर इस क्वेश्चन को क्लियर कर लोगे 1 1 on 2 का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो इससे आसानी आएगा। जो भी थोड़े टफ लेवल में क्वेश्चन है तुम्हारा भाई करा रहा है, टेंशन खत्म कर दी है तुम्हारी बच्चों। तो देखो सबसे पहले x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ये दो कंडीशन में ओपन होगा बेटा। एक x का वैल्यू या 0 से बड़ा हो तो पॉजिटिव ओपन होगा बेटा, और एक x का वैल्यू 0 से लेस हो तो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले फॉर 1 1, किसके लिए बच्चों, 1 1 के लिए। तो 1 1 के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूं बेटा। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ध्यान से समझना बेटा, मैं लेट कर रहा हूं x1 एंड x1 और x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को बेटा। दोनों डोमेन से लिए जाते हैं। जब भी तुम 1 1 चेक करते हो तो जो दो अलग अलग नंबर लेते हो वो हमेशा डोमेन को लाई करते हैं। मेरी बात गौर से सुनना बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ोगे नहीं तुम। x1 x2 डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों 1 1 की डेफिनेशन होती है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। लेकिन कैसे पता करें कौन से को ले, इसको के इसको। तो बेटा तुमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है कि x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो इसको लोगे। तो बच्चों x की जगह x1 रखो, तो x1 अपॉन 1 प्लस x1। अब इधर x की जगह x2 यही रखा जाएगा बेटा। बहुत ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 का इधर करोगे। बच्चों इधर कर रहा हूं मैं, गौर से देखना बेटा। x1 का 1 से x1, x1 का x2 से x1 x2 इज इक्वल टू, अब इधर करो x2 और ये हो जाएगा बेटा x1 x2। इतना समझ में आ रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल में x2। तो बच्चों केस फर्स्ट में तो क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि x1 x2 के इक्वल आ रहा है। और जब x1 x2 के इक्वल आता है तो ये बात पता चल जाती है कि वो 1 1 है। अब हम इसका केस सेकंड करेंगे। मान लो बच्चों ये इसका केस फर्स्ट है, क्या नाम देना है इसको, केस फर्स्ट। अब बात करेंगे हम केस सेकंड की बेटा, केस सेकंड। और केस सेकंड में लिखेंगे इफ x का वैल्यू 0 से लेस ले रहे हैं बेटा। तो इस कंडीशन में सेम वही, लेट x1 x2 दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं बच्चों, रियल नंबर को। तो अब किसके लिए, फॉर 1 1, फॉर 1 1 चेक कर लो। तो हम लिखेंगे यहां पर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इतना समझ में आ रहा है। तो इसमें हम लेंगे 0 से लेस वाली फंक्शन को, इसको बच्चों लिखो। तो x की जगह x1 1 अपॉन माइनस x1 इक्वल में बेटा x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x1 का 1 से x1 माइनस x1 x2। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, ये x2 और माइनस x1 x2, तो बच्चों कुछ कैंसिल, यस। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। केस सेकंड से भी क्लियर है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों से क्लियर है ये फंक्शन 1 1 है। तो हम लिख सकते हैं, फाइनली लिख देना बेटा, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम केस फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन इज 1 1। लिख दोगे इतना। अभी ऑन टू की बात के लिए जो क्वेश्चन था वो मैंने लिख रखा है। तो सबसे पहले इसमें भी मैं केस के हिसाब से करूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन शामिल है। तो बच्चों fx इज इक्वल टू सबसे पहले लिखा जाता है y के इक्वल। y मतलब उसका कोडोमेन है, और x क्या है बच्चों, हमारा यहाँ डोमेन है। बहुत ध्यान से समझना। तो fx की वैल्यू लिखूंगा मैं, केस फर्स्ट इसके लिए कर रहा हूं बच्चों। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहां से देखो ये y का वैल्यू x के टर्म में, मैं x का वैल्यू y के टर्म में निकालूंगा। यही प्रोसीजर होता है बच्चों ऑन टू का। तो x इक्वल में y प्लस एक्स वाई। तो भाई एक्स वाई को उधर ले आओ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया, इससे तगड़ा नहीं जाएगा, इससे आसानी आएंगे। ध्यान रखना लास्ट तगड़ा क्वेश्चन यही है बच्चों, और आ गया तो इसकी हेल्प से कर देना बच्चों। तो देखो x कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई, तो y, तो यहां से वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों। और x यहां किसको बिलोंग कर रहा है, डोमेन को बिलोंग कर रहा है। x यहां किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, डोमेन को। अब हम क्या करेंगे, ये x का वैल्यू
x का वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम x की जगह, और अगर वो y के इक्वल आ गया तो मतलब वो कोडोमेन के बराबर आ जाएगा। तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो डोमेन में चले जाए सॉरी डोमेन में लाई करेंगे, इसका मतलब उनकी प्री इमेज बन रही होगी, तो हम कह सकते हैं वो ऑन टू है। तो अब तुम लोग क्या करना बेटा, x की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो f ऑफ x की जगह y अपॉन 1 माइनस वाई, बहुत आसान प्रोसीजर है बेटा ये। तो x की जगह पुट करोगे y अपॉन 1 माइनस वाई, तो इस फंक्शन में x की जगह ये पूरा आ जाएगा। देखो x की प्लेस पर y अपॉन 1 माइनस वाई, ऐसे नीचे 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई। क्लियर है बच्चों? तो ये तो एज इट इज रहेगा, और नीचे एलसीएम आएगा 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई और प्लस वाई, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वाई आ गया। और वाई क्या है यहाँ पर? कोडोमेन। तो बच्चों डोमेन किसके बराबर आ रहा है? कोडोमेन के। कोडोमेन किसके बराबर आ रहा है? डोमेन के। तो यहां से तो क्लियर है ये ऑन टू है। क्या है बेटा? ये ऑन टू है। अब हम किस सेकंड से और पता करते हैं, तो किस सेकंड में इधर कर रहा हूं बच्चों, तो किस सेकंड में हम लोग क्या लेंगे? लेस वाला। तो लेस वाला बच्चों तो ध्यान से समझना, तो सेम एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहां लिखना फॉर ऑन टू, तो एफ एक्स की वैल्यू लेस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बहुत अच्छी तरह समझ में, केवल लेंदी है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो बच्चों एक्स वाई को उधर ले आओ। भाई पूरी वीडियो के अंदर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम्हारे लिए डाउट होंगे बच्चों। तो यहां से एक्स कॉमन ले लो, तो 1 प्लस वाई, तो यहां से एक्स का वैल्यू आ गया वाई अपॉन 1 प्लस वाई। सेम अब देखो ये जो एक्स का वैल्यू आ रहा है ये एक्स की जगह पुट कर दिया जाएगा यहां पर, और वो किसके बराबर आना चाहिए? वाई के इक्वल आना चाहिए। इस प्रोसीजर को मैं उधर की तरफ कर रहा हूं बेटा। तो एक्स का वैल्यू, ये तो हमारी डोमेन हो गई बेटा। क्या हो गई? डोमेन। अब मुझे डोमेन को कोडोमेन के बराबर लाना है, तो x की जगह में ये पुट कर दूंगा यहां पर। बहुत ध्यान से समझना अच्छी तरह से बच्चों। तो f ऑफ x की जगह पर y अपॉन 1 प्लस वाई, और ये पुट कर दिया जाएगा फंक्शन में। कहां पर? फंक्शन में। x की जगह पर ये पुट कर दो, तो x की जगह y अपॉन 1 प्लस वाई, और नीचे 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। चेक कर लो, एलसीएम लो बेटा, ये तो एज इट इज रहेगा, नीचे एलसीएम आएगा 1 प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, वाई से वाई चेक करो किसके बराबर आ गया? कोडोमेन। तो यहां से भी ऑन टू है। तो बच्चों ये दोनों केसेस से ऑन टू हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूं 1 1 भी हो रहा था, ऑन टू भी हो रहा है। तो इट इज क्लियर दैट गिवन फंक्शन इज बाइसेक्टिव फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोहर लगा लो। एक क्वेश्चन लाया हूं मैं, क्या है क्वेश्चन? है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन बतानी है। मैंने बोला फालतू क्वेश्चन नहीं है भैया वीडियो में, तो डोमेन बतानी है बच्चों। अब डोमेन कॉस इनवर्स की बतानी हो, डोमेन साइन इनवर्स की बतानी हो, ज्यादातर वो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की ही डोमेन पूछता है। तो बच्चों तुम लोग यहां पर जो x का वैल्यू होता है उसको सीधा -1 से 1 के बीच में लिखना है। सभी बच्चे जानते हैं, चाहे साइन इनवर्स का पूछे या कॉस इनवर्स का पूछे, दोनों का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो अब देखो बच्चों, अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। इधर माइनस का 3 है तो दोनों तरफ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। चेक कर लो, तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। मैं इधर चला, मैं इधर चला, 3 में से 1 गया 2, जैसे आजकल नेता इधर उधर होते रहते हैं। 3 से 3 कैंसिल, 2x, और ये हो गया 4 बच्चों। अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड दे दो दोनों तरफ, तो 2 डिवाइड बाई 2, और बच्चों ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, तो 1। चेक कर लो, ये हो गई इसकी डोमेन। तो डोमेन आ गई बच्चों 1 से 2, ऐसे लिख सकते हो क्लोज ब्रैकेट में। भाई ये क्लोज ब्रैकेट ही लगाना, धोखे से ओपन मत लगा देना, क्योंकि इक्वल लगा है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन आ जाए डोमेन का, एक क्वेश्चन करा दिया है, दिमाग में बना रहेगा, डोमेन का क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही सॉल्व कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया अंडर द कर्व का। बहुत ज्यादा कमेंट में बच्चों के ये बोला जा रहा था कि हमें एरिया अंडर द कर्व में डाउट है, तो सीधे वही लेके आया हूं बच्चों। तो देखो क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ। पहले इस मॉडुलस x+3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, और बच्चों उसके बाद हमें ये फाइंड करना है। कह सकते हो हमें इसका एरिया फाइंड करना है बेटा -6 to 0। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सीधे सीधे मेथड बताऊंगा, फंसाऊंगा नहीं बिल्कुल बच्चों, कि मॉड x+3 इनका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू मॉड x+3 है। कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है तुम लोगों को, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, और ये लेना है बेटा x डैश और ये लेना है y डैश। बहुत ध्यान से समझना। अब यहां से x का वैल्यू निकालो, रफली निकाल लो। x का वैल्यू आ रहा है बच्चों -3, तो अब देखो x का वैल्यू -3 है तो नेगेटिव x की तरफ होगा, तो यहां अपनी तरफ से पॉइंट डिनोट कर लो 1
2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी ले लो, सेम इधर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी बच्चों यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इधर ले लो बच्चों पॉइंट। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया होगा। पहले पॉइंट डिनोट कर लो। तो x का वैल्यू -3 नेगेटिव x की तरफ होगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो मुझे इसी वाले एक्सेस से काम है और डिनोट करने से कोई फायदा नहीं है। तो x की वैल्यू -3 ये रही बच्चों। और कोई भी मॉड का ग्राफ हो वो हमेशा वी शेप में होता है। कौन सी शेप में होता है? वी शेप में होता है। तो बच्चों इसका ग्राफ यहां से ड्रॉ हो जाएगा, चेक कर लो। और तुम चाहो तो पॉइंट डिनोट कर सकते हो अलग से ले लेके, बट मैंने सीधा सीधा तुम्हें ग्राफ बता दिया यहां से ड्रॉ होने वाला है। तो अब देखो, अब मुझे कहां से कहां तक का एरिया फाइंड करना है। -6 to 0, तो -6 कहां है? दोनों x की वैल्यू है बच्चों, तो -6 ये रहा। तो मैं यहां से x इज इक्वल टू -6 लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और x इज इक्वल टू 0 खुद y एक्सिस होता है। तो मुझे बच्चों ये वाला एरिया बताना है, दिस एरिया। ध्यान से चेक कर लो, तो इसको शेड कर दो। भाई बहुत आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया, कोई फंसाने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधे सीधे बता दिया मैंने। तो देखो अब मैं लिखूंगा इसका एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया बच्चों, तो रिक्वायर्ड एरिया पहले जाऊंगा मैं -6 से -3। तो बच्चों देखो -6 से -3 में तुम लोग अच्छी तरह जानते हो ये क्या आएगा, नेगेटिव वे में आएगा। कैसे आएगा, कैसे पता चला, बताते हैं भाई। तो देखो -6 और -3 तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहां पर, तो -6 और -3 के बीच की वैल्यू रखो, -5 रखो, -5 + 3 -2 आएगा। तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कभी मॉड होता नहीं है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? अब जाऊंगा मैं -3 से 0, -3 से 0। अब -3 से बड़ा वैल्यू और 0 से छोटा वैल्यू रखो। चलो मैं -2 रख लेता हूं, पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव ओपन होगा। यहां दो बातें क्लियर हो रही है बेटा इस क्वेश्चन के थ्रू, एक तो मॉड का इंटीग्रेशन और दूसरा हाउ कैन यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो देखो बच्चों, भाई देखो बेटा, मैं आराम से तो नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि तुम्हें देना है एग्जाम, और ये एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अब तक तुम तैयार बैठे होंगे। मैं करा रहा हूं सीधे डाउट वाले क्वेश्चन बच्चों, तो थोड़ा पेशेंस रख के अच्छी तरह से समझो। तो देखो माइनस बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन x² और प्लस का 3x, लिमिट -6 से -3। ऐसी भाई x का इंटीग्रेशन x² और ये 3x और लिमिट -3 से 0। अब बच्चों ये बहुत आसान काम बचा है तुम्हारे लिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लेना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और तुम्हारा आंसर मैं लिख देता हूं। इसका आंसर आ रहा है भाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो इतना काम तो कर लोगे भाई, ये काम तो बायो वाले बच्चे भी करते हैं, तुम तो मैथ वाले हो। तो जल्दी से नोट कर, एरिया बाउंडेड द कर्व से जरा इस क्वेश्चन पर नजर डालो और ध्यान से डालो। ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिमांड ऑन डिमांड पर कराया जा रहा है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन काफी बच्चों के लिए डाउट बना है। तो तुरंत शेयर कर देना, बच्चों को सुकून मिल जाएगा इस क्वेश्चन को करके। तो देखो क्वेश्चन है बच्चों x, y कोई ऑर्डर पेयर है जिसमें रिलेशन इस तरीके से लिखे गए हैं, और मुझे इन सब के द्वारा जो एरिया बाउंड हो रहा है उसको फाइंड करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन का साइन देखकर घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो देखो बेटा, इसमें 3 इक्वेशन है टोटल, 1 2 और 3, और तीनों, एक को मैंने लेट कर लिया A1, एक को A2 और एक को A3। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों इधर दिख रहा है ये y इज लेस देन और इक्वल टू तो है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस पे हम ये लेस देन और इनका सिंबल हटा के सीधा इक्वल लगा देते हैं बच्चों। तो फर्स्ट हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू x² + 1, इसे लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। जरा पहचानो ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। और दूसरा बेटा y इज इक्वल टू x + 1, इक्वेशन सेकंड, ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की। और तीसरा तो सीधा सीधा x इज इक्वल टू 2 है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये तो सीधा x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये तो लाइन बन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, यानी ये कर्व और ये लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो देखो बिल्कुल आसान मेथड बता रहा हूं, घबराना मत। तो देखो फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, तो y से y कैंसिल, 0 बचेगा, x² + 1 और ये -1 से 1 कैंसिल आउट, इधर 0, x² - x,
तो बच्चों x कॉमन ले लो, x -1। तो यहां से x की वैल्यू कितने आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 0 और एक आ रहा है 1। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक 0 और एक 1 आ रहा है। अब x का वैल्यू 0 तुम सेकंड में रखो तो y का वैल्यू मिलेगा 1, और यहां से अगर तुम x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का मिलेगा यहां से 2। तो बच्चों हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, एक 0,1 और एक 1,2। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब हम इसका करेंगे डायग्राम ड्रॉ। तो डायग्राम में साइड में ड्रॉ करता हूं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, मेन चीज यहाँ फिगर वाली है भाई। और ध्यान रखना इस वीडियो के अंदर है धाकड़ क्वेश्चन, बता देना भाई अपने दोस्तों को कि एग्जाम देने से पहले इसको देख के चले जाइए जरा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज इनसे आसानी आएंगे, तो अगर टफ जा रहे हैं तो इनसे टफ नहीं जाने देगा तुम्हारा भाई। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पैराबोला है बेटा, y = x² + 1 है, मतलब ये पैराबोला y एक्सिस पर थोड़ा ऑरिजिन से ऊपर बनेगा। इतनी बात क्लियर है, ऑरिजिन से ऊपर ले जाना है थोड़ा बच्चों। अब देखो, अगर मैं बात करूं इस लाइन की, तो ये लाइन एक तो मैं पॉइंट लेके बना सकता हूं, लेकिन मैं पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले उनको डिनोट कर लूं। तो x की 0 y की 1, तो y की वैल्यू 1 मान लो यहां होगी बेटा, तो मुझे पता चल गया लाइन यहां से जाने वाली है। देखो बिल्कुल आसान मेथड बता रहा हूं बेटा, x की 1 y की 2, x की 1 मान लो बेटा, x की 1 यहां कहीं है, x की 1 ये लाइन हो गई, और y की 2 इधर ले लेता हूं इधर की तरफ बेटा, तो ये पॉइंट हो गए हमारी 1,2। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये लाइन यहां से पास हो रही है भाई। देखो लाइन बनाने की ट्रिक भी बता दी मैंने तुम्हें, घबराना नहीं है बेटा। अब देखो ये लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट कितने हैं 0,1। अब बच्चों देखो, एक है तीसरी लाइन x = 2। बच्चों अगर यहां पे 1 है, ये पॉइंट हो गया 1,0, तो फिर 2 यहां कहीं मान लो, तो यहां से एक लाइन x = 2 ड्रॉ कर दीजिए, तो ये पॉइंट हो गया 2,0। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दीजिए, तो पता है तुम्हें कौन सा एरिया बताना है, इस एरिया को कर दीजिए शेड, कलर कर दीजिए भाई। कलर मत ले जाना भाई, पेंसिल या पेन से ही शेड कर सकते हो। लो भाई ये हो गया शेड, बस सारा खेल इसमें डायग्राम का है बच्चों। अब हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया बच्चों, तो पहले कहां से कहां तक जाऊंगा, 0 से 1। तो 0 से 1 गौर से देखना, 0 से 1 कौन कवर कर रहा है, पैराबोला। तो पैराबोला क्या है, y = x² + 1। तो बच्चों मैंने लिमिट x एक्सिस की लिखी है, तो मैं y का वैल्यू x के टर्म में लिख दूंगा, x² + 1 पुट कर दीजिए, और प्लस अब मैं जाऊंगा कहां से कहां तक, 1 से 2। और 1 से 2 कौन कवर कर रहा है, लाइन कवर कर रही है। पैराबोला तो खत्म हो गया भाई, अब लाइन कवर कर रही है, तो 1 से 2 जाओ, तो 1 से 2 कवर कर रहा है लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्या है, y = x + 1। तो यहां पुट कर दीजिए बच्चों x + 1। इतना क्लियर है। अब ये सिंपल हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो बच्चों उस पार्ट को मैंने यहां लिख रखा है, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। तो इंटीग्रेट करोगे x² का x³ 1 का x, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं बेटा। और यहां से देखो x का x² 1 का x, लिमिट 1 से 2। अब पहले अपर लिमिट रखी जाएगी, x की जगह 1, तो 1 का क्यू तो 1 होगा, 1/3 + 1। फिर लोअर लिमिट 0, ये 0, तो भाई ये 0 हो जाएगा, प्लस अब x की जगह अपर लिमिट 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4/2 + 2, और माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 + 1 चेक कर लो बेटा, तो ये आ गया 3 बन जा 3 और 1 4/3, प्लस 2 से 2 टाइम्स, तो 2 + 2 4 आएगा, और माइनस 3/2। सॉल्व कीजिए बच्चों इसे, एलसीएम 6 आएगा, तो इधर 8 + 24 और माइनस कितना 9, तो कितना हो रहा है बच्चों 23/6 स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया प्यारे बच्चों तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन। तो मैंने ये प्यारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करा दिए बच्चों। इसके और भी क्वेश्चन अगर करना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बच्चों 23-24 के लिए, तो उसमें मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नाम से वीडियो बना रखी है, और उसमें तुम जाके ये देख सकते हो, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी से है, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी का कराऊंगा जिससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए लिखने का, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया तुम्हारे लिए मैंने। तो क्वेश्चन है बच्चों fx = 1 - kx/x sin x, और ये x = not 0 तब लेना है, और x = 0 पर 1/2 है,
और बच्चों क्या है, ये कंटिन्यूअस है, तो तुम्हें के का वैल्यू बताना है। भाई बहुत मेहनत की है बेटा इस वीडियो को बनाने, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले भाई। तो देखो बच्चों, तो क्वेश्चन है भाई, तो गौर से देखना, x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, कैसे करोगे? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बच्चों RHL या फिर LHL। तो मैं RHL लिखता हूं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा। तो अब मैं कैसे पता करूं कौन सा फंक्शन लेना है? तो एक बात तो क्लियर है बेटा, जो फंक्शन 0 से बड़ा होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो मुझे ये वाला लेना है। तो 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन में कितना x साइन x। काफी बच्चे कहते हैं हमें लिखना नहीं आता है, या मान लो कि हमें ये पता नहीं चल पाता है कि लिखने का मेथड क्या है। बेटा वो पूरा मेथड इस क्वेश्चन के अंदर है। तो देखो x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस तो कितना प्लस, 0 प्लस h, 1 होता तो 1 प्लस h, तो h किसको टेंस करेगा, 0 को। तो 1 माइनस कॉस के 0 प्लस h अपॉन x के प्लेस पर 0 प्लस h, और बच्चों साइन x के प्लेस पर 0 प्लस h। और बच्चों एक बात लिखना मत भूलना ब्रैकेट में, हमने क्या किया था, x की जगह पर क्या पुट कर दिया था बेटा, 0 प्लस h। क्या पुट कर दिया है, 0 प्लस h, और अगर 0 माइनस होता तो 0 माइनस h कर देते। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, x किसको टेंस कर रहा था, 0 प्लस को, तो मैंने यहाँ x की जगह 0 रखा, तो भाई 0 तो है तो 0 ही हो जाएगा, तो h किसको टेंस कर जाएगा, 0 को। भाई ये बात जरूर लिख देना ब्रैकेट के अंदर, x 0 प्लस, प्लस से फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस से तो केवल ये पता चलता है कि वो राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, तो हमें केवल 0 ही रखना है। तो यहाँ 0 रखोगे तो ओवरऑल h का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो h किसको टेंस करेगा बच्चों, 0 को। ये वजह होती है कि h 0 को टेंस करता है। तो देखो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहां पर 1 माइनस कॉस के h अपॉन h, और ये हो जाएगा बच्चों साइन h। इतना क्लियर है? अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर के h अपॉन 2, और नीचे h साइन h लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ध्यान से, 2 साइन स्क्वायर के h अपॉन 2, ये 1 माइनस के एच का फॉर्मूला आ गया बेटा। अब ध्यान से समझना, अब मीन यहां समझने वाली चीज है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है बच्चों, फालतू नहीं उठाया है। तो देखो एक काम करते हैं हम, मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन स्क्वायर के एच अपॉन 2। अब बच्चों एक फॉर्म होती है हमारी लिमिट के अंदर कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल में 1, और ऑल्सो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इट इज ऑल्सो 1, ये भी 1 होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर यहां पर स्क्वायर थीटा है तो यहां पर थीटा का स्क्वायर होना चाहिए। तो बस अब तुम समझ गए होंगे, ये मैच कर रहा है इससे, और ये थीटा का वैल्यू है के एच अपॉन 2, तो नीचे मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 से डिवाइड दे दूंगा, और इसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना बच्चों। और ये 2 है, 2 को मैं बाहर लिख देता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब तुम कहोगे भैया ये भी तो बचा, बिल्कुल लिखूंगा बच्चों अभी मैं इसको, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h साइन h। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। चलो मैं इसको यहां लिख देता हूं, लिमिट नहीं लिख रहा, तो मैंने इंटू किया और इसके अपॉन में ले लेता हूं h साइन h। ये जो पार्ट था मैंने वहां ले लिया। अब देखो बच्चों 2 और ये भाई ये मैच कर रहा है, तो बेटा ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, बाकी देखो यहां पर मैंने लिमिट नहीं रखी, इसलिए इसको मैं अलग कर देता हूं, लिमिट h टेंस टू 0। इधर h से एक h कैंसिल हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझना। के स्क्वायर अपॉन 4 बाहर ले लेता हूं, तो यहां बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचेगा h, नीचे बचेगा साइन h। बच्चों ये इसका जस्ट उल्टा बन रहा है, और ये इसका उल्टा भी 1 होता है, तो इसका मतलब 2 से 2 टाइम्स, ये बचा के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1, तो भाई ये के स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। तो ये आ गया हमारा क्या, RHL। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता है कि ये कंटिन्यूअस है, तो हम केवल एक ही साइड निकालेंगे RHL, LHL नहीं निकालेंगे, क्योंकि LHL भी इसी साइड को दिखाएगा, तो हम केवल RHL निकालेंगे। अब सीधा लिखेंगे फंक्शन वैल्यू जो कि हमें 1/2 दी गई है, और उससे पहले हम एक लाइन लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, तो देयरफॉर
इसकी जो फंक्शन वैल्यू है किस पर, 0 पर, वो इक्वल हो जाएगी RHL के, और इक्वल में LHL, बट इन दोनों से काम हो जाएगा। फंक्शन वैल्यू 1/2 RHL k²/2, भाई ये कैंसिल, k² की वैल्यू 1, k की वैल्यू +-1। समझ में अच्छी तरह आ गया होगा बेटा। ये मेथड होता है कंटिन्यूटी का। अगर मान लो वो प्रूव करवा रहा होता कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो बेटा RHL LHL दोनों करते हैं, LHL निकालते तो 0- लिखते, तो यह आ जाता है 0-H, और वहां उसको इक्वल दिखाना होता है। अगर इक्वल आता है तो कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं है। तो अच्छी तरह तुम्हें समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के द्वारा। क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करके दिखाओ कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो बहुत ध्यान से समझना क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। तो सबसे पहले फंक्शन लिखो। भाई देखो, एओडी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो रेट मेजरर का हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो, या मैक्सिमम मिनिमा का हो, इन तीनों में एक कॉमन बात होती है, डिफरेंशिएशन तो होगा ही होगा बच्चों। और रेट मेजरर की हमारे चैनल पर पूरी वीडियो अपलोड है, मैंने बोला है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके क्लियर कर सकते हो। और ये है बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन। तो सबसे पहले फंक्शन लिखो sin x + cos x, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, fx का f'(x), tan इनवर्स, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्सलेट कर लो, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। क्लियर है? और फिर sin x + cos x का द्वारा कर देंगे, cos x माइनस का सॉरी sin x। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे इस इंटरवल में ये साबित करना है कि डिक्रीजिंग है, तो मैं बहुत ध्यान से बताऊंगा और उसको ध्यान से सुनना, गौर से सुनना बच्चों। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब यहां पे तुम कोई भी वैल्यू रखो, अगर वो नेगेटिव आ भी रही होगी तो वो ये स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब f'(x) की साइन पर ये तो कोई फर्क नहीं डालेगा, फर्क पड़ेगा इससे। अब इसको चेक करेंगे बेटा, तो हम लिख सकते हैं, देखो ये वजह लिखना बेटा, साइन ऑफ f'(x) डिपेंड्स अपॉन, ये लिख देना भाई, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है इसका साइन, ओनली cos x - sin x पर, क्योंकि इससे तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो इसका जो साइन है वो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो अब देखो, अब यहां पर x किसे बिलोंग कर रहा है, π/4 से π/2। तो प्यारे बच्चों, अब तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो, π/4 से π/2, 45 से 90, इसके बीच की कोई एक वैल्यू बता दो मुझे, 60 ले लूं। चलो अब मैं 60 पर चेक करता हूं cos x बड़ा होता है कि sin x। तो भाई cos 60 की वैल्यू 1/2, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। चेक करो कौन बड़ा है भाई, 1/2 कितना होता है, 0.5, और √3/2, अरे भाई ऐसे क्यों चेक कर रहे हो, 1/2 और √3/2 में ये क्या बता रहा हूं भाई मैं, अरे भाई ये बड़ा है ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर बड़ा है। तो भाई ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि π/4 से π/2 में cos x sin x से छोटा होता है, चेक कर लो। और जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो फंक्शन का वैल्यू जो है नेगेटिव आएगा, डेरिवेटिव, तो f'(x) 0 से छोटा आएगा। तो भाई इतने आसान होते, क्यों घबरा रहे हो बेटा, एग्जाम इसी तरीके का आसान आता है, बस लिखना है तुम्हें। बहुत शानदार एग्जाम आएगा बच्चों, और आराम से पूरा कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरीके से। मैं पहले ही बता देता हूं बेटा, अगर चीजें जैसे होता है ना कि उड़ान भरनी है हमें, उड़ान अगर पक्षियों के पंखों में होती, तुमने देखा होगा, तो भाई मुर्गा भी ऊपर उड़ रहा होता नहीं, वो वहीं का वहीं बांग देता है। उड़ान हौसलों में होती है, जो कि तुम बच्चों में है। तो भाई तुम्हारे हौसले बुलंद हैं तो एग्जाम फोड़ देना है तुम लोगों को। तो देखो f'(x) का वैल्यू 0 से क्या है, लेस है, तो लेस है तो तुम लिख दोगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू π/4 टू π/2। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है कि बेटा इंटरवल में वो चेक करवाता है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और एक क्वेश्चन कैसा बनता है उसमें वो इंटरवल निकलवाता है। तो करते हैं उसी क्वेश्चन है सेम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, इसमें इंटरवल पूछा गया है। तो इंटरवल वाला कैसे करते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन लिखो, f(x) = 2x³ - 9x² + 12x + 15। अब क्या करोगे, सेम वही, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, f'(x) 6x²
-18x + 12, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलो भाई, उसके बाद जब इंटरवल पूछा जाता है तो तुम लिखोगे बेटा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब द वैल्यू ऑफ x। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे बेटा। तो 6x² -18x + 12 इक्वल में 0। भाई 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x² - 3x + 2 इक्वल में 0। 6 0 में ट्रांसफर हो जाएगा, तो x² - 3x + 2 इक्वल में 0। सॉल्व करो, 2 बन जाए 2 प्लस करके 3 लाना है। तो बच्चों इसके फैक्टर होंगे x - 2 x - 1। अरे भाई फैक्टर तो तुम जानते होंगे ना, x की वैल्यू आ गई बेटा 2 और 1। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें इंटरवल फाइंड करना हो तो पहले उसकी डिफरेंशिएशन कर लो। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 के इक्वल पुट करो और वहां से तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू मिल जाएगा बेटा, x का वैल्यू। अब देखो, जैसे ही x का वैल्यू मिल जाता है फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसे हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, -∞ से +∞। तो 2 1, तो 1 यहां का ही होगा बेटा और 2 इधर ले लो। अब इसमें देखो कितने इंटरवल बन रहे हैं, 1 2 3। अब मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं कौन से इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में बच्चों ये डिक्रीजिंग है। तो बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मैं इंटरवल लूंगा -∞ से 1 फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to 1। तो अब देखो 1 से छोटा वैल्यू लो, कोई भी लो 1 से छोटा वैल्यू, और उसको कहां पुट करो बेटा, इसके डेरिवेटिव में, यहां पर पुट कर दो या फिर इसके फैक्टर में पुट कर दो, यहां पर कहीं भी पुट कर दो। तो 1 से छोटा वैल्यू लेता हूं मैं, 0 ले लेता हूं। तो अगर मैं 0 यहां रखूंगा तो 0 - 2 नेगेटिव आएगा, 0 - 1 ये भी नेगेटिव आएगा। तो बच्चों नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है बेटा इसमें जो f' का साइन है वो 0 से बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव मतलब 0 से ग्रेटर होगा, और ग्रेटर होगा तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, कह सकते हो ये इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों। उसके बाद हम लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू नेक्स्ट इंटरवल, x बिलोंग्स टू 1 से 2। 1 से 2 कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। तो 1 से 2 में, तो 1 से 2 यानी 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 1.5 ले लेता हूं मैं। तो 1.5 यहां रखूंगा, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हो जाएगा बच्चों f' का वैल्यू 0 से लेस, और इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर हो रहा है। और उसके बाद लेना है बच्चों 2 से इनफाइनाइट फॉर x बिलोंग्स टू 2 to इनफाइनाइट। 2 से बड़ा वैल्यू 3 ले लो। तो बच्चों 3 - 2 3 - 1 दोनों पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसमें f' का वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, इंक्रीजिंग होगा। फाइनली तुम्हें क्या लिखना है, इनके इंटरवल जिसमें इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो मैं अभी बताता हूं कैसे लिखते हैं आंसर। देखो बच्चों, अभी इंटरवल इसके कैसे लिखोगे। अब ये देखो इंक्रीजिंग कौन कौन से में, इन दोनों में। तो यहां लिखूंगा बच्चों में फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो x किसे बिलोंग करेगा हमारा, -∞ से 1 यूनियन, क्योंकि 1 से ज्यादा में इंक्रीजिंग है ये, और 2 से इनफाइनाइट। ऐसी सेम फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसके लिए तुम लोग क्या लिखोगे बेटा, कौन से में डिक्रीजिंग है, दिस। तो तुम लिखोगे x बिलोंग्स टू 1 से 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, तुम्हारे फाइनल आंसर। तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे इंटरवल निकाला जाता है। तो अभी बात करते हैं 1-2 क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा की। देखो बच्चों, क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। मैं इस क्वेश्चन के द्वारा तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना। देखो ये कह रहा है कि एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ द कर्व इज मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम स्लोप। ये कह रहा है बेटा कौन से पॉइंट पर इस कर्व की स्लोप मैक्सिमम है। तो सबसे पहले तुम लोगों को इसकी स्लोप निकालनी होगी बेटा, क्योंकि स्लोप नहीं है, ये कर्व है। स्लोप होती है dy/dx। तो सबसे पहले तुम स्लोप निकालो, dy/dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके, -3x² + 6x + 9 स्लोप आ गई बेटा। अब इस स्लोप को मैं m से डिनोट कर देता हूं, m। अब ये मेरे पास एक नया फंक्शन बन गया। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये आ गई स्लोप। अब मैं क्या करूंगा, देखो अब यहां से नया क्वेश्चन चालू होता है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तुम निकालोगे। तो बच्चों अगर कोई भी फंक्शन की तुम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो तो बेटा सबसे पहले तुम उसका डिफरेंशिएशन करोगे, -6x + 6। उसके बाद तुम लिखोगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। बहुत ध्यान से समझना बच्चों प्रोसीजर।
क्वेश्चन कोई भी आ जाए प्रोसीजर यही रखना है। देखो यहां मैंने फंक्शन पहले निकाला, वहां पर ये पहले से दिया जाएगा क्योंकि यहां पे स्लोप बोला था बेटा, और स्लोप को हमें मैक्सिमम दिखाना था, कर्व को नहीं दिखाना था, इसलिए सबसे पहले मैंने स्लोप निकाल लिया। अब यहां से शुरू होगा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का। तो देखो उस सबसे पहले मैंने डिफरेंशिएशन किया जो कि हम करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ये जो डेरिवेटिव होता है उसको 0 के इक्वल रखा जाता है। यहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। समथिंग समथिंग मैच करता है ये किससे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बेटा। तो -6x उधर जाएगा तो माइनस, तो x का वैल्यू 1 आ गया। जैसे तुम x का वैल्यू निकाल लेते हो उसके बाद निकालते हैं इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बच्चों क्या निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चेक करो तो कितना आएगा, -6, क्योंकि 6 का तो 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पता करेंगे कितना आ रहा है। तो तुम कहोगे भैया वही आएगा -6 जो कि 0 से छोटा है। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से लेस आता है तो बच्चों याद रखना उस वैल्यू पर तो मैं लिख सकता हूं एट x इज इक्वल टू 1 m इज मैक्सिमम। उल्टा होता है बेटा, लेस देन आए तो मैक्सिमम होगा और अगर ग्रेटर देन आए तो मिनिमम होगा। तो m इज मैक्सिमम, स्लोप क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम। अब मैं निकालूंगा मैक्सिमम स्लोप। क्या निकालूंगा बेटा, मैक्सिमम स्लोप। तो मैक्सिमम स्लोप के लिए x की जगह 1 पुट कर देंगे। कहां, क्वेश्चन में, यहां पे नहीं, स्लोप में यहां पर पुट करोगे। तो -3 x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 + 6 + 9, तो -3 + 15, तो आंसर आ गया 12। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा इसी क्वेश्चन के द्वारा कि प्रोसीजर मैक्सिमम मिनिमा का क्या होता है। बच्चों मैक्सिमम मिनिमा में होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम बेटा बता देता हूं, अगर मैं इसके अंदर बताना स्टार्ट करूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर वर्ड प्रॉब्लम लगाना चाहते हो तो एनसीईआरटी में जितने वर्ड प्रॉब्लम है अगर तुमने वो लगा रखे हैं वो तुम्हारे सफिशिएंट है। एक बात और बता देता हूं बेटा, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए वहां से तुम्हें अच्छा खासा रिवीजन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बता देना भाई इस वीडियो को बिना देखे जाए एग्जाम में मत जाना, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है बच्चों। दूसरी बात बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस तुमने लगाए हैं बेटा इसके बाद तुम बिना फॉर्मूले लर्न किए एग्जाम में मत जाना। सारे फॉर्मूले पूरी बुक के जितने भी होते हैं सारे रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करके ही तुम्हें एग्जाम में जाना है बच्चों। क्योंकि फॉर्मूलों से क्या होता है बेटा कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमें क्लियर हो जाती हैं, और जो एमसीक्यूज आते हैं वो लगभग वो फॉर्मूले बेस से हमारे हो जाते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जब फॉर्मूला बेस होते हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फॉर्मूले ही तुम्हारे क्या सॉल्व करा देंगे, एमसीक्यू सॉल्व करा देंगे बेटा। तो ध्यान रखना सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके जाना, बिना रिवाइज करे हुए मत जाना। और प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से तुम्हें प्रिपरेशन को रखना है। एग्जाम इजी आएगा, आसान आएगा, जो भी आएगा, अगर थोड़ा टफ आएगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मैंने वीडियो के अंदर करा रखे हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां भी कुछ क्वेश्चंस की अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड है बेटा, जाके उन्हें देख सकते हो।